Alright dear students, so welcome to the class of chemistry. आज का हमारा टॉपिक बनेगा चार्ज ऑन कोलॉइड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों के कैसे कोलॉइड के ऊपर चार्ज आता है। ओके, टॉपिक क्या होगा? कैसे कोलॉइड के ऊपर क्या आता है? चार्ज आता है। पूरा कंसेप्ट बहुत इजी है बच्चों, पर कई बार है ना आप लोग इसे पढ़ाई करते करते वक्त डिफिकल्ट बना देते हैं। देखो, कोलॉइड्स जो बेसिकली होते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से समझो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना है, वो सारा हमारा जो सिस्टम है उसे फॉलो करते रहना है। कोलॉइड्स जो होते हैं बेसिकली बच्चों वो दो टाइप्स के होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स की हम पढ़ाई कर चुके हैं, लायोफिलिक, लायोफोबिक, उसके बाद डिस्पर्जन, मीडियम डिस्पर्जन फेज के बेस पर से उसको डिफरेंशिएट कर दिया था। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर जनरली कोलॉइड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा होगा नेगेटिवली चार्ज। तो जनरली बच्चों कोलॉइड्स दो तरह से मिलेंगे आपको, एक कैसा होगा पॉजिटिवली चार्ज, एक कैसा होगा नेगेटिवली चार्ज। अब होता क्या है देखो, पॉजिटिवली चार्ज का एग्जांपल तो हेमोग्लोबिन पॉजिटिवली चार्ज होता है। दूसरा ले लो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल के जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि Fe2O3 into XH2O, ओके, ये होते हैं बच्चों पॉजिटिवली चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल्स में जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा सम डाइज लाइक ईओसिन तरह की एक डाई होती है जो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड बनाती है। दूसरा आएगा मेटल सल्फाइड, एक अच्छा सा टेबल दिया है, एक बार देख लेना। मैंने वहां से जितने एग्जांपल्स बहुत बार पूछे, यहाँ पे डाई के एग्जांपल आप ले सकते हो मिथिलीन ब्लू, ओके, लिख देता हूं, चलो भैया, मिथिलीन ब्लू, ओके। यहाँ पे कॉन्गो रेड कलर भी आएगा ईओसिन के बाद। मतलब ये बाइफर्केशन का एक टेबल दिया है जहां से कंफर्म कोई एक एमसीक्यू पूछा जा सके, ओके। तो एक बार वो देखो। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कोलॉइड के ऊपर चार्ज आता कैसे है? कोलॉइड के ऊपर चार्ज आता कैसे है? तो इसके ऊपर चार्ज आने के लिए दो तरीका है। पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूं बच्चों, लाइन टू लाइन जा रहा हूं। आप एक बार लेक्चर कंप्लीट होने के बाद एक बार बुक जरूर से पढ़ लेना, ओके। कोलॉइड्स के ऊपर चार्ज आने की दो रीत है, दो मेथड्स है। सबसे पहली मेथड है इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ऑफ मेटल सॉलिड। बहुत लकी हूं, ये मेथड हमारे सिलेबस में दी नहीं गई, सिर्फ वर्ड दिया गया है, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ऑफ मेटल सॉलिड। दूसरा है बच्चों प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस। दो मेथड से जिससे कोलॉइड के ऊपर चार्ज आ सकता है। उसमें से सबसे पहली मेथड बच्चों कौन है? सबसे पहली मेथड इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ऑफ मेटल सॉलिड, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन कोर्स, मतलब पढ़ाई नहीं करना इसके बारे में आपको कुछ भी। हमारे सिलेबस में क्या दिया गया है? प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस, आयंस का प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन जनरेट होता है, ये क्या चीज है सर, समझाइए। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस क्या चीज है? अब देखो, जनरली कोई भी कोलॉइड होगा ना, तो कोलॉइड स्टेबल क्यों होते हैं? व्हाई कोलॉइड्स आर स्टेबल, वहां से इसका आंसर मिलेगा, शुरुआत का इंट्रोडक्शन मिलेगा। व्हाई कोलॉइड्स आर स्टेबल, कोलॉइड स्टेबल क्यों होते हैं? क्यों कोलॉइड स्टेबल होते हैं बच्चों? तो इसका सबसे पहला आंसर मान लीजिए कि ये एक सॉल्यूशन है,
ओके, कोलोइडल सॉल्यूशन। जैसे आप जानते हो कि वहां पे कोलोइड्स पार्टिकल हो गए बहुत ज्यादा स्मॉल 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज वाले। मान लीजिए कि सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज हुए, तब होगा क्या, एक दूसरे के बीच में इतना ज्यादा रिपल्जन बनता रहेगा ना, इतना ज्यादा रिपल्जन बनेगा एक दूसरे के बीच में कि वो एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाएंगे। एक दूसरे के नजदीक नहीं आए तभी वो स्टेबल रह पाएंगे। अगर इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ नजदीक आ जाएंगे। नजदीक आ गए तो इसे बुक में एक अच्छा सा वर्ड दिया गया है, कोरिलेशंस, मतलब के प्रेसिपिटेट बनने की प्रोसीजर, पीपीटी आना शुरू हो जाएगा। कोलोइड पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज हुआ, दूसरा नेगेटिवली चार्ज हुआ, तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बनेगा। उसके वजह से दोनों कलेक्ट होके एक छोटा सा पीपीटी फॉर्म कर देंगे। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखो, मतलब कि ये स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कोलोइड के स्टेबिलिटी के लिए कोलोइड के ऊपर सेम चार्जेस होना, कोलोइड पार्टिकल्स के ऊपर सेम चार्जेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। मान लीजिए कि सारे पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हुए तो तब भी स्टेबल, सारे पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हुए तो तब भी स्टेबल। पर अगर थोड़े बहुत पॉजिटिवली चार्ज, थोड़े बहुत नेगेटिवली चार्ज हुए तब स्टेबल नहीं बनेगा, पीपीटीज आना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों जरूरी है इसके ऊपर चार्ज लाना। चार्ज लाने की मेथड दो है, एक है इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड, दूसरा कौन सा मेथड है बच्चों? दूसरा मेथड है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन वाला मेथड। ओके, अब हम पढ़ाई करने जा रहे हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन। ओके, तो चलो पढ़ाई करते हैं बच्चों प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन। अब प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन कैसे करवाओगे? हाँ देखो, दो तरीका, इसमें भी दो तरीका बुक में दिया गया है, वही फॉलो करते जाए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू बुक यहां पे दो तरीका दिया गया है, तरीका एक, तरीका दो। चलो सबसे पहला तरीका एंड सबसे दूसरा तरीका, दोनों बहुत इजी है। दूसरा पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि उसके बाद उसका कोई डिस्कशन नहीं आएगा। ओके, अब देखो करना क्या है, बहुत 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 ही इजी वाला पोर्शन चला रहा हूं। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया तो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देते रहना, वीडियो पॉज लगा के जरूर लगे तो आपको एनसीईआरटी भी एक बार पढ़ाई करते रहना। ओके, मान लीजिए कि हमने Fe2O3 इंटू XH2O ये रस्ट का एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया है। ये बनता है FeCl3 से भी बनेगा। ओके, ये हमने बना के रखा है। अगर इसके अंदर बच्चों हॉट वाटर डाला जाए, क्या डाला जाए? हॉट वाटर डाला जाए। इसके अंदर क्या डाला जाए? हॉट वाटर। तो इसके ऊपर बच्चों ध्यान रखना Fe3 प्लस का एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fe3 प्लस का एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। याद रखना है और कुछ नहीं करना। ओके, सेकेंड चीज, अगर इसके अंदर आपने NaOH डाला तो Fe2O3 इंटू XH2O के पास OH माइनस एड्सॉर्ब हो जाएगा। क्या एड्सॉर्ब हो जाएगा? OH माइनस एड्सॉर्ब हो जाएगा। बस, तो ये सबसे छोटा टॉपिक था कि आप Fe2O3 इंटू XH2O, तो यहां से तो एक चीज क्लियर हुई ना, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, पर डिपेंड करता है कि आप डिस्पर्सन मीडियम कौन सा ऐड कर रहे हो। यहाँ पे मैंने हॉट वाटर ऐड किया तो Fe3 प्लस का एड्सॉर्प्शन हुआ। वो कंसेप्ट अभी आ ही नहीं रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, क्योंकि बुक में इतना देके यहाँ पे छोड़ दिया। इस पोर्शन को बहुत डिटेल में ज़ेटा पोटेंशियल से समझाया तो वो सारा कंसेप्ट हम करेंगे। ओके, यहाँ पे NaOH डाला तो NaOH डालने से OH माइनस का एड्सॉर्प्शन होगा। बात खत्म, बहुत सिंपल टॉपिक्स है। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, Fe2O3 इंटू XH2O का जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर अगर आपने हॉट वाटर डाला तो Fe3 प्लस का एड्सॉर्प्शन होगा। अगर उसके अंदर आपने NaOH डाला तो OH माइनस का एड्सॉर्प्शन होगा। यहाँ पे पहले केस में पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा, दूसरे केस में नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। अब दूसरा, पहला मेथड, चलो दूसरा मेथड हमने पढ़ लिया। ओके, अब पहला मेथड क्या बताता है आपको?
AgNO3 लिया, ओके, AgNO3 लिया एंड उसके अंदर आपने डाला Ki। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट में डाला पोटेशियम आयोडाइड, तब जाके आप क्या बनाओगे, यहां पे आप बनाओगे AgI प्लस KNO3। ऐसा रिएक्शन लगता है, सही है ना। अब ध्यान से देखो, अगर बुक आपको कैसे पढ़ाती है उसे पहले मैं अपने रिएक्शन से समझा देता हूं। ओके, पहला केस वन में मैंने आपको बताया AgNO3 एक्सेस में लिया मैंने। AgNO3 कैसा लिया, एक्सेस में, Ki लिमिटेड में, Ki बहुत लिमिटेड है बच्चों। तब मेरे पास जो पीपीटी आया, ये पीपीटी आ गया, ओके, मतलब कि एक बहुत छोटा होगा। अब देखो इससे कैसे कोलोइड बनेगा, AgI आया प्लस यहां पे KNO3 आया, AgNO3 एक्सेस में था, मतलब मेरे पास Ag प्लस आयन एक्सेस में होंगे, सही है कि नहीं है। मतलब कि जो AgI बना ना उसके ऊपर Ag प्लस का एड्सॉर्प्शन होगा, Ag प्लस इज एड्सॉर्ब्ड। अब इसी वजह से वो सारे पीपीटी नहीं बनते बच्चों, वो सारे AgI के पार्ट जो छोटे छोटे स्पीसीज रहेंगे ना वो दूर रहेंगे एक दूसरे से पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से, तब जाके बनेगा एक अच्छा खासा कोलोइड सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज। दिमाग में गया, फिर से एक बार AgNO3 एक्सेस में लिया, मतलब कि मेरे पास Ag प्लस एक्सेस में होगा, Ki तो लिमिटेड है, इससे AgI बना। अब Ag प्लस एक्सेस में था, मतलब क्या होगा, वो कैटायन जाएगा इसके ऊपर, जाके अच्छे से एड्सॉर्ब हो जाएगा, और अगर एड्सॉर्ब हो गया तो वो पीपीटी नहीं बन पाएगा, उसके बाद अच्छा खासा कोलोइडल सॉल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा। बुक में कैसा दिया है, बुक में दिया है कि AgNO3 का सॉल्यूशन लीजिए, देखिए देखो क्या बता रहे वो लोग, AgNO3 का सॉल्यूशन लीजिए, उसके अंदर Ki डालिए। अब आप खुद से दिमाग लगाओ, पानी लिया 1 लीटर, उसमें शक्कर डालिए, तो पानी के ऊपर जो शक्कर डाला वो तो पॉसिबल नहीं होगा ना, पानी जितना ही डालोगे, सही है कि नहीं सही है। आपने 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर 1 चम्मच शक्कर डाला, तो दोनों की क्वांटिटी में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पानी एक्सेस में है, शक्कर लिमिटेड में है, मतलब Ki लिमिटेड है, AgNO3 एक्सेस में है, तब जाके जो AgI का पीपीटी बना, मतलब पीपीटी बना ही नहीं एक्चुअली, जो स्पीसीज बना उसके ऊपर Ag प्लस जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों को तो केस 2 वैसे ही समझ में आ गया, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। केस 2 में क्या होगा, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, AgNO3 को मैं लिमिटेड में ले रहा हूं एंड Ki को मैं एक्सेस में ले रहा हूं, तब जाके फिर से जो बनेगा तो ये ही रिएक्शन होगी ना, AgI एंड KNO3 वाला ही रिएक्शन तो लगेगा, पर यहां पे एड्सॉर्ब कौन होगा, यहां पे I माइनस एक्सेस में। अब यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं वो बताता हूं। बच्चे बोलेंगे सर ये NO3 माइनस आके नहीं हो सकता, नहीं होएगा बच्चों। यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, इन दोनों में से कोई एक आया तो उसे बैठने का परमिशन है, बाकी नए को बैठने का परमिशन नहीं है, बात खत्म। यहाँ पे I माइनस एक्सेस, तो I माइनस जाके एड्सॉर्ब, ये बना हमारा पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन, ये बना हमारा नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन। इसे बोला जाता है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन, आयन प्रेफर करेंगे। ओके, अब देखो होगा क्या, ये कंसेप्ट को हम यहां से समझने जा रहे हैं। पहला वाला ये AgI था, इसके बाहर जो एक पहला लेयर बना वहां पे तो Ag प्लस आके बहुत अच्छे से एड्सॉर्ब हो गया। ये तो फिक्स रहेगा ना, ये फिक्स रहेगा बच्चों, ये फिक्स रहेगा। ओके, पहला लेयर जो होता है वो फिक्स रहेगा, फिक्स लेयर। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज आया ना, अब क्या होगा बच्चों, जो सॉल्यूशन में I माइनस घूम रहे होंगे, बाकी बचे हुए, वो I माइनस इसके साथ थोड़े बहुत अट्रैक्शन में रहेंगे। देखिए ना, बहुत अच्छे से कंसेप्ट है। ये छोटा सा हमारा स्पीसीज, इसके इर्द गिर्द Ag प्लस मैंने बता दिया आपको। ओके, अब बनेगा क्या, I माइनस इसके साथ अट्रैक्शन में रहने वाले हैं, सॉल्यूशन में तो ऑलरेडी I माइनस प्रेजेंट थे, अब ये I माइनस रहेंगे, तो बाकी बाहर से Ag भी रहेगा। ओके, बाहर से Ag भी रहेगा,
पर ये जो बच्चों लेयर है ना, ये दोनों तो डिफ्यूज्ड लेयर है। कैसे लेयर है? डिफ्यूज्ड लेयर है, मतलब कि यहां तो कुछ भी मोशन पॉसिबल हो सकता है। ये फिक्स लेयर नहीं है, ये सॉल्यूशंस के लेयर है। अब फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर के बीच में आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, मतलब कि आपको कुछ याद आ रहा है फिजिक्स से पढ़े हो इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इस टाइप के स्ट्रक्चर को फिजिक्स में कैपेसिटर बुलाया जाता है। ओके, मतलब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी एक केमिकल कैपेसिटर जितना जैसा कुछ बन रहा है। कैपेसिटर के बीच में बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगता है ना, इस तरह से यहाँ पे जो बीच में पोटेंशियल लगेगा इसे हम बोलते हैं ज़ेटा पोटेंशियल। क्या बोलेंगे हम? ज़ेटा पोटेंशियल। क्लियर? एंड ये जो बच्चों लेयर बने इसे बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज लेयर। इसे क्या बोला जाएगा? हेल्महोल्ट्ज लेयर। इसे बोला जाएगा हेल्महोल्ट्ज लेयर एंड इस पोटेंशियल को बोला जाएगा ज़ेटा पोटेंशियल। बस ये चीज ध्यान रखनी थी। ज़ेटा पोटेंशियल क्या है, हेल्महोल्ट्ज लेयर क्या है, डिफ्यूज लेयर क्या होता है, फिक्स लेयर क्या होता है, गया दिमाग में? चलो बहुत अच्छे। तो आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे बच्चों, इससे स्क्रीनशॉट निकाल देना। मैंने यहाँ पे फ्लैश कार्ड समझाया है, थियोरी नहीं लिखी है। आपको थियोरी अपनी एनसीईआरटी से बनानी होगी। ओके डन। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट को पढ़ाई करते हैं। इसे एक बार पॉसिबल हो ना तो एक बार अच्छे से बुक में पढ़ाई कर लेना भाई, बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फिक्स लेयर, डिफ्यूज लेयर, इसे जनरली इस दोनों लेयर के बीच का जो होता है उसे हम बोलते हैं ज़ेटा पोटेंशियल एंड इस लेयर्स को हेल्महोल्ट्ज लेयर भी बोला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है बच्चों इलेक्ट्रोफेरोसिस। ओके, उसे पढ़ाई करेंगे, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से फास्ट। Alright, let's start the next topic, that is electrophoresis. So let's learn this topic बच्चों। What is electrophoresis exactly है क्या? इससे आप कोलॉइड्स का सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय कर पाओगे या फिर इससे आप पीपीटी ला पाओगे। ओके, जनरली प्रोसीजर क्या है, इस टाइप से एक यू शेप की एक ट्यूब ली जाती है। ओके, यहां पे एक रिजर्वोयर होगा, यहां पे एक इनलेट लगाएंगे, यहां पे स्टॉप कॉक लगाएंगे, यहां पे भी स्टॉप कॉक लगाया जा सकता है, यहां से रिजर्वोयर होगा। प्लेटिनियम का एक छोटा सा इलेक्ट्रोड लेना है, यहां पर भी एक प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड। ओके, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज, ये हुआ एनोड, ये हुआ कैथोड। इसके अंदर हमने भर दिया बच्चों एक सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, अब ध्यान से देखना होगा क्या। कोलोइडल सॉल्यूशन जो भरा वो था हमारा पॉजिटिवली चार्ज। तो आप खुद से दिमाग लगाओ, अगर आपने सर्किट ऑन किया, स्विच ऑन किया, तब जाके होगा क्या, ये जो सॉल्यूशन है ना इसका मोशन इस साइड पे स्टार्ट हो जाएगा। सही है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगा तो पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज एनोड के पास जाने शुरू हो जाएंगे। उससे उल्टा सोचो, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो ये पॉजिटिव तरफ जाता। बस बात खत्म। इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस कंसेप्ट को क्या बोला जाता है बच्चों? इलेक्ट्रोफोरेसिस। कितना इजी है, ध्यान से देखो, फिर से एक बार समझा रहा हूं पूरा कंसेप्ट। दो चीज लेनी है, इलेक्ट्रोड प्लेटिनियम का होगा। ओके, एक होगा पॉजिटिवली चार्ज, एक होगा नेगेटिवली चार्ज। कोलोइडल सॉल्यूशन भर दो, कोलोइडल यहाँ पे इनिशियल लेवल देख लेना, उसके बाद क्या होगा, कोलोइडल पार्टिकल्स इस और जाके यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज था। ओके, एंड ये है हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज। बात खत्म। अगर आपने बीच में कुछ एसपीएम रख दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो तो कोलोइड पार्टिकल को भी पास नहीं होने देंगे। उस केस में डिस्पर्जन मीडियम मूव करेगा। फिर से एक बार, अगर एसपीएम जैसा कुछ बैरियर रख दिया
तो वो तो कोलिडल पार्टिकल को भी पास नहीं होने देंगे। उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा डिस्पर्सन मीडियम मूव करने लगेगा। उस कंसेप्ट को बोला जाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, उसी कंसेप्ट को क्या बोला जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, बहुत इजी है। देखो इसको खींच के च्युइंगम मत बनाओ यार, एक यूट्यूब भर दो, यूट्यूब अपना वाला यूट्यूब नहीं, ये वाला यूट्यूब। ओके, इसके अंदर कोलिडल सॉल्यूशन भर दो, कुछ बनेंगे पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कुछ पॉजिटिवली चार्ज कोलिडल सॉल्यूशन ले लो, सर्किट ऑन करो, फटाफट से आप देखोगे तो इलेक्ट्रोड के पास आपको कोलिडल पार्टिकल्स जमा होते हुए दिखाई देंगे। बात खत्म। बैरियर रखा तो सॉल्यूट पार्टिकल मतलब कोलिडल पार्टिकल मूव नहीं हो पाएगा, उस केस में डिस्पर्सन मीडियम मूव करेगा, उसे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोला जाता है। बात खत्म बच्चों, आई एम श्योर कंसेप्ट समझ में आया। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे कोएगुलेशन ऑफ कोलोइड्स। कोएगुलेशन ऑफ कोलोइड्स या फिर इट इज आल्सो नोन एज द प्रेसिपिटेशन, पीपीटी लाने की प्रोसीजर। कोलोइड को तोड़ना है, बहुत जल्दी बात बनाने की। चलो अब थेनोस बनने की बारी आई। ऑलराइट, तोड़ना है ना, तो सबसे पहला मेथड तो अभी पढ़ के आए, इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरा मेथड है बॉइलिंग। खुद से दिमाग लगाओ, आगे वाला कंसेप्ट पढ़े थे ना। जैसे ही आपने बॉइलिंग करना शुरू कर दिया, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर टूट जाएगा, जो फिक्स लेयर था वो भी टूटेगा, बाहर का लेयर टूटेगा, सब टूट गया। तो AgI कंबाइन हो जाएगा, कोरेलेंस हो जाएगा, उसके बाद वो पीपीटी आना शुरू कर देंगे, कोएगुलेशन होना शुरू हो जाएगा। मतलब बॉइलिंग से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होता है आयंस को, उसकी वजह से उनकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड पीपीटी आसानी से आ जाएंगे। आप देखो तो कोई भी प्रैक्टिकल्स होता है ना, उसमें अगर पीपीटी नहीं आ रहे तो आप जनरली यही मेथड फॉलो करते हो, बॉइलिंग वाला। दूसरा क्या करो, ऑपोजिटली चार्ज सॉल्ट डाल दो। मान लीजिए कि Fe2O3 इंटू XH2O के ऊपर Fe3+ था, मतलब पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन था। इसके अंदर एक काम करो, बाजू में जो बनाया था ना Fe2O3 इंटू OH- वाला, वो सॉल्ट डाल दो, तब भी जाके पीपीटी मिल जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, ऑपोजिटली चार्ज सॉल्ट डाल दिया, तब जाके वो जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया, नेगेटिव चार्ज था वो भी न्यूट्रलाइज हो गया एंड कोएगुलेशन आना शुरू हो गया, पीपीटी आना शुरू हो गया। फोर्थ नंबर, इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करो। क्या करो, इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करो, मतलब कि मान लीजिए कि कम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए ना बच्चों, वो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, पर एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालना शुरू कर दिया तो फिर से वही बात, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड अच्छे से कोएगुलेशन होना भी शुरू हो जाएगा। अब इसके बारे में बच्चों बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझाया था हार्डी एंड स्लूज ने। हार्डी एंड स्लूज ने क्या बोला, एचएस रूल क्या बताता है, हार्डी एंड स्लूज रूल आपको क्या समझाता है बच्चों। तो हार्डी का जो रूल था ये था कि जितना वैलेंसी फैक्टर बढ़ा उतना उसका फ्लोक्यूलेटिंग पावर मतलब कि पीपीटी लाने का पावर उतना बढ़ा। फ्लोक्यूलेटिंग पावर मतलब उसका पीपीटी लाने का पावर उतना बढ़ा जितना उसका वैलेंसी पावर बढ़ा। मतलब कि कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे Cl- ले लेते हैं, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे एक अच्छा खासा SO4 2-। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि भैया बताओ इन दोनों में से अच्छा फ्लोक्यूलेटिंग पावर किसका है, तो ये वाला आएगा, क्योंकि इसका चार्ज जो बड़ा है। सही है। अगर आपसे पूछा जाए Al3+ एंड Na+, ये दोनों में से बच्चों बताओ किसका फ्लोक्यूलेटिंग पावर बड़ा है, तो Al3+ का, जिसका चार्ज बढ़ा, जिसका वैलेंसी फैक्टर बढ़ा, उसका फ्लोक्यूलेटिंग पावर भी बढ़ा। गया दिमाग में। अब ये सारी चीजें बहुत 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 ध्यान से आपको समझनी है बच्चों। टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ाई करो, तब जाके पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट सेशन में बनाने जा रहा हूँ वो होगा इमल्सन के ऊपर एंड वो चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने जा रहा है। ओके, अब एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे बचता है, वो है कि किसी भी सॉल्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे लायोफिलिक तो डिस्ट्रॉय करना डिफिकल्ट होगा, लायोफोबिक को आप बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर पाओगे। सारा कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। एक बार अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़ाई कर लो। नेक्स्ट सेशन हम लोग इमल्सन बनाने जा रहे हैं।
टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू रीड एनसीईआरटी, डोंट फॉरगेट टू लाइक या फिर डिसलाइक द लेक्चर, ऑलराइट, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू कमेंट दिस लेक्चर। ये सारी बातें करना है, पढ़ते रहना है। कल फिर मिलेंगे इमल्शन के साथ। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट।